हर्षवर्धन हर्षवर्धन का जो शासनकाल स्टार्ट होता है दोस्तों, वो होता है 647 ईस्वी। ठीक है। हर्षवर्धन विपरीत परिस्थितियों में शासनकाल शुरुआत करता है। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल होता है 647 होता है। तो हर्षवर्धन को जब पूरे संपूर्ण जानकारी को अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार होता है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल स्टार्ट होता है कि जब उसके बड़े भाई प्रभाकर राजवर्धन मारा जाता है। तो राजवर्धन के मारे जाने के बाद प्रभाकर वर्धन का शासन शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल कैसा था और किस प्रकार था। तो हर्षवर्धन बड़े भाई प्रभाकर वर्धन और पिता की मृत्यु के बाद बनता है शासक। जब शासक बनता है तो उसके पास बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं, उस चुनौतियों का सामना करता है और साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए विवाहित व मैत्रेय संबंध को बनाया हर्षवर्धन ने। हर्ष एक कुशल प्रशासक के रूप में धर्मनिष्ठ काला प्रिय विद्वान आश्रयदाता था। ग्रंथों का रचनाकार तथा कविता कामनी साक्ष्य हर्ष के ख्याति प्राप्ति थी। हर्ष के अगर जन्म की बात करें तो 590 ईस्वी में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी के हर्ष का जन्म हुआ था। हर्ष की शिक्षा दिशा जो है राजकुमारों के अनुरूप हुई थी। उसका बचपन उसके ममेरे भाई भंडी तथा मालवा नरेश महासेन गुप्त के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ बीता था। 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात राज दरबारियों को व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हर्ष को थानेश्वर का राजा बनाया जाता है और इसी वर्ष हर्ष संवत का परिवर्तन किया जाता है। राज्यारोहण के समय ही उसके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी शशांक और विद्रोही सामंतों का दमन करना तथा राजश्री को मुक्त कराना जो उसकी बहन थी। हर्षचरित के विवरण अनुसार हर्ष जब शशांक के विरुद्ध युद्ध के लिए जा रहा था तभी भास्कर वर्मन कामरूप का शासक का दूत हंसबेग मैत्री प्रस्ताव लेकर आता है और उपहार सहित हर्ष से मिला। हर्ष ने ये मैत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये मैत्री दोनों के शत्रु शशांक के विरुद्ध थी। ठीक है। मार्ग में ही हर्ष का मेरा भाई भंडी जो राज्यवर्धन के साथ गया, वो भी वर्धन सेना के साथ हर्ष से मिला। उसी ने हर्ष से बताया कि राजश्री कनौज के कारागार से निकलकर सत्ती होने के लिए बिंद की जंगलों में चली गई है। बिंद की जंगलों में चली गई है। यह वृत्तांत सुनकर हर्ष ने सेना की एक टुकड़ी भंडी के साथ और अधीन छोड़कर स्वयं माधव गुप्त के साथ राजश्री की खोज में निकल पड़ा। ठीक है। तो हर्ष बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से राजश्री क्या पाता उसे समय लगाया जब वो चिता बनाकर सती होने जा रही थी। राजश्री ने हर्ष से भिक्षुणी बनाने की अनुमति मांगी परंतु दिवाकर ने इसकी सहमति नहीं दी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजश्री को बुझाकर हर्ष ने उसे वहाँ से लाया। इससे आगे घटनाओं का विवरण जो हर्ष चरित्र में
नहीं मिलता है। हर्ष राजश्री को लेकर कनौज गया। हर्ष के वहाँ पहुँचने से पहले ही जो शशांक था वो छोड़कर कनौज को भाग चुका था। ठीक है, कनौज के मंत्री ने हर्ष से वहाँ सिंहासन ग्रहण की प्रार्थना की, परंतु हर्ष ने सिंहासन ग्रहण नहीं की। बोधिसत्व को औलिकतेश्वर के प्रमाश किया। फलस्वरूप राजश्री को ही शासक बनाया गया और राजश्री शासिका बनी। हर्ष अपने आप को शिलादित्य उपनाम के साथ राजपुत्र कहा। राजश्री को सहायता देने के लिए हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित कर लिया। अब थानेश्वर तथा कनौज के राजवंश एक हो गए। कनौज पहले से ही मुगल शासकों की अध्यक्षता में भारत का रणनीतिक केंद्र बन चुका था। हर्ष के समय में वह उत्तरी भारत का प्रमुख नगर बन गया। आने वाली अनेक शताब्दियों में तक कनौज साम्राज्य केंद्र बना रहा। उसकी यही प्रतिष्ठा जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की थी। हिंदुस्तान ने हर्ष कार्यकाल को दो भागों में बांटा है। एक युद्धकाल 606 से 612 ईस्वी, इसमें हर्ष द्वारा अनेक विजय अभियान किया गया है। दूसरा शांति काल 612 से 642 ईस्वी, हर्ष ने शांतिपूर्वक शासन किया, परंतु यह सब मान नहीं। हर्षवर्धन के युद्ध और विजय की बात करें तो हिंदुस्तान के अनुसार 606 से 612 ईस्वी तक लगातार युद्ध करता रहा। सबसे पहले वो पूर्व की ओर प्रस्थान किया और तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि पंच भारत इंदु अर्थात पंजाब, गौड़, कनौज, मिथिला, उड़ीसा का स्वामी नहीं बन गया। चीनी लेखक मा ताओन लिन विवरण से ज्ञात होता है कि और 618 से 627 ईस्वी के बीच कई युद्धों में फंसा। हर्ष का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख जो 634 ईस्वी में गया था, जिससे सूचित होता है कि पुलकेशिन के साथ उसका युद्ध हुआ 634 ईस्वी में था। पूर्वी भारत का अभियान हर्ष का शासक बनने के बाद कनौज में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर हर्षवर्धन पूर्वी अभियान पर निकाला। इसका मुख्य उद्देश्य शशांक पर विजय प्राप्त करना। हर्षचरित और आर्य मंजूषा मूल कल्प से विदित होता है कि हर्ष शशांक पर विजय प्राप्त की तथा मार्ग में पड़ने वाले अन्य राज्यों को भी अधिनिष्ठ बनाया। पुंड्य वर्धन के निकट शशांक से युद्ध हुआ जिसमें वो पराजित हुआ, परंतु हर्षवर्धन गौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। 619 से 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात ही हर्षवर्धन गौड़ पर अधिकार कर सका। पूर्व में कामरूप पर हर्षवर्धन का प्रभाव पहले से स्थापित हो चुका था। भास्कर वर्मा जो हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिंध के युद्ध की बात करें, भास्कर हर्ष ने सिंध के राजा साहसी राय को पराजित किया तथा इस विजय को लेकर हर्षचरित और हिंदुस्तान की यात्रा विवरण में मिलती है। हर्ष ने यहाँ विजयी शासक नीति अपनाया और सिंध के राज्य पर अधिकार नहीं किया। इस सिंध विजय के पश्चात पश्चिमी राजपूताना के शासक सिंधी सोविक क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव आ गया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं, जैसे हर्षवर्धन की बहन की क्या नाम था? राजश्री। यशोमती किसकी प्रधान राजमहिषी थी? प्रभाकर वर्धन की। किसने हर्ष को राजवर्धन की हत्या का समाचार दिया था? वह था कुंतल। किसकी प्रेरणा से हर्ष राजसिंहासन स्वीकार करने को तैयार हुआ था? सेनापति सिंहनाथ की प्रेरणा से। सेनापति सिंहनाथ की प्रेरणा से। किसने हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी? शशांक, गौड़ शासक शशांक। हर्ष ने शशांक के विरुद्ध
प्रस्थान से पूर्व किसकी पूजा किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो भगवान शिव की पूजा की थी। वर्धन को समान स्थिति से मुक्त स्वतंत्र स्थिति में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रभाकर वर्धन को। सिंधु स्वराज सिंधु राजवाड़ो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रभाकर वर्धन के लिए। पुष्पभूति का वर्धन वंश का संस्थापक प्रथम संस्थापक था, इस किसने उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।